स्वागत है आपका विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम में। यह पॉडकास्ट की श्रृंखला अब तक पहुंचाई जा रही है मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा, जिसे उत्प्रेरित और समर्थन दिया है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम से आपको मिलती है देश और दुनिया में होने वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अपडेट। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात देश के उन तमाम वैज्ञानिकों और साइंस लैब से जो भारत को और बेहतर बनाने में लगातार अग्रसर हैं। आज के टॉप साइंस अपडेट। इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल इंडिया 2022 में देश एवं दुनिया की 13 फिल्मों को मिला पुरस्कार। भोपाल में दिनांक 21 से 23 जनवरी तक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 8वें संस्करण में प्रमुख घटक के रूप में मनाया गया। इस विज्ञान महोत्सव में 4 विदेशी और 9 भारतीय फिल्मों को पुरस्कृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कारों की सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा निर्मित अंग्रेजी फिल्म हानील इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व को मिला है। इसी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता द्वारा बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा में निर्मित बोर्शी द फिश को प्राप्त हुआ है। तृतीय पुरस्कार अर्जुन रॉय, हर्षवर्धन ओझा एवं निमेश पांडे द्वारा निर्देशित एवं अपरेश मिश्रा द्वारा निर्मित मलबा मलबा फिल्म को मिला है। यह फिल्म मलबे के ढेर से पैदा होने वाले खतरों को बताती है। CSIR की महानिदेशक डॉक्टर एन कलाई सेल्वी ने कहा, विज्ञान संचार विज्ञान को समाज से जोड़ता है। CSIR और NISCPR ने भोपाल में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव का एक और सफल संस्करण आयोजित किया। इससे पहले यह चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली और गोवा में आयोजित किया गया था। CSR की महानिदेशक और DSIR की सचिव डॉक्टर एन कलाई सेल्वी ने वैज्ञानिका कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने IISF के एक भाग तहत विज्ञानिका के पहले के 5 संस्करणों का सफलतापूर्वक आयोजन करने को लेकर CSIR NISCPR की सराहना की। डॉक्टर कलाई सेल्वी ने कहा कि विज्ञान संचार विज्ञान को समाज से जोड़ता है। पुडुचेरी में साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन हुआ। G20 सम्मेलन के अंतर्गत विज्ञान 20 सम्मेलन का पुडुचेरी में आयोजन हुआ, जिसमें G20 सदस्य देशों के साथ साथ भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे मित्र देशों के 75 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन वैश्विक व्यापक स्वास्थ्य, भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और विज्ञान संचालित समाधानों को निष्पादित करने के लिए विज्ञान और समाज के संलय सहित 3 प्रमुख विषयों पर केंद्रित है। G20 समूह के 10 देशों से आए वैज्ञानिक और भारत के प्रमुख विज्ञान संस्थानों के वैज्ञानिक भी बैठक में मौजूद थे। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के निदेशक डॉक्टर जी रंगराजन ने वैज्ञानिकों का स्वागत किया और प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय को संबोधित किया। साइंस अपडेट के बाद विज्ञान की आवाज में अब बारी है एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर में हम करवाते हैं आपको रूबरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास जनाधार के लिए ज्ञात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं से। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात उन खास लोगों से जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जिससे भारत और समाज बेहतर बन सके। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर दीपक दत्त। डॉक्टर दीपक दत्त वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख हैं कैंसर बायोलॉजी डिवीजन के CSR की लखनऊ स्थित
केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान में डॉक्टर दत्त अभी महिलाओं में होने वाले एक तरह की स्तन कैंसर के रोकथाम पर शोध कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर दीपक, हमारे श्रोताओं को बताएं, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और अपने लैब के बारे में भी बताएं हमारे श्रोताओं को। धन्यवाद। हम एक्चुअली CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए वैज्ञानिक अभी काम कर रहे हैं। हमारा एक कैंसर बायोलॉजी डिवीजन है जिसमें हम एज ए हेड अभी काम कर रहे हैं एंड हमारा डिवीजन को प्रॉपर मतलब सही तरीके से ले जाने के लिए हम कोशिश में हैं। जी, डॉक्टर दीपक, हमारे श्रोताओं को अगर आप थोड़ा सा ये भी बता पाएं कि ये जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका लार्जली क्या काम होता है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR का एक बहुत नामी एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे डिजीज एरिया में काम होता है, जिसमें एक है जो कैंसर बायोलॉजी है, तो जिसमें हम लोग बहुत सारे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो रेलेवेंट कैंसर्स है, सिर्फ जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें हम लोग एक पूरा बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर इसके बारे में अनुसंधान करते हैं। आपको पता ही है वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है इंडिया में, एंड इसमें बहुत सारे अनमेट नीड्स है जिसका बारे में हम नया ड्रग का भी खोज कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से। एंड हमारा लैब भी उसी जगह में ही काम करता है। स्पेशल हम लोगों का जो हमारा लैब का जो काम है, जो CSIR CDRI का तो एज सच यही पूरा गोल है कैंसर डिवीजन का। जी, तो ये जिस ब्रेस्ट कैंसर की आपने बात बताई, उसके ऊपर आपका डिवीजन जो है वो रिसर्च कर रहा है। उस रिसर्च के बारे में अगर हमारे श्रोताओं को आप बता पाएं कि लार्जली वो रिसर्च क्यों करनी पड़ रही है, किस बीमारी की वजह से करनी पड़ रही है, और अभी तक उस रिसर्च में आप लोगों को क्या फाइंडिंग्स मिले हैं? हाँ, सो जो आपको हम सलाह देंगे, हम लोगों का लैब अब कैंसर एक बहुत खतरनाक घातक बीमारी है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ही खतरनाक है। सो ब्रेस्ट कैंसर का जो अलग अलग टाइप का ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट हम लोग जो है एक पर्टिकुलर सब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में काम करता है, जिसको माना जाता है सबसे खतरनाक इन अमंग ऑल सब टाइप्स। उसको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, जिसमें हम लोगों का लैब स्पेशली इंटरेस्टेड है। एंड ब्रेस्ट कैंसर बारे में जो पेशेंट को डेथ होता है, पेशेंट को जो मौत होता है, उसका मेजर जो कारण है वो है कैंसर का फैलना। ब्रेस्ट कैंसर का फैलना ही उनका मेजर घातक कारण होता है। तो हम लोगों का जो एफर्ट है, जो रिसर्च है, उसमें हम कैसे ये ब्रेस्ट कैंसर फैलता है, स्पेशली द ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कैसे फैलता है, उसका बारे में हम लोग का लैब काम करता है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो है, ये अभी तक इसका कोई जो औषधि और लाइक ड्रग्स एज ए टारगेटेड थेरेपी कुछ भी नहीं है इसको अगेंस्ट में। तो हम लोग उसका ही मतलब ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका नया टारगेट जो है, एंड उस टारगेट का अगेंस्ट में ड्रग। सो ब्रेस्ट कैंसर में जो दिखा जाता है, हार्मोन थेरापी सब ब्रेस्ट कैंसर के लिए लागू होता है, बट ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए हार्मोन रिसेप्टर्स कोई भी नहीं रह रहा है। तो उसके लिए ये जो कॉमन हार्मोन थेरापी है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो लागू नहीं होता है। तो इसके लिए ऐसे एंटी हार्मोन जो थेरापी है वो काम नहीं करता है। तो जो केमोथेरापी है वही एकदम जो नॉन टारगेटेड थेरेपी है, वही भरोसा है ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए।
एंड उसके लिए बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होता है, आप लोगों को पता है। बट हम लोगों का अनुसंधान है इसके लिए, ये पर्टिकुलर सब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए और इसका फैलने के लिए कोई टारगेटेड थेरेपी को हम डिस्कवर करें। जी डॉक्टर दीपक, श्रोताओं को ये भी बताएं कि जब आपकी ये रिसर्च, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये पूरी हो, अगर ये पूरी हो जाती है तो इससे क्या सामाजिक बदलाव आएगा या इस बीमारी को ठीक करने में कितनी कामयाबी मिल पाएगी? हाँ, इसका बारे में हम आप लोगों को मतलब अपडेट देना चाहते हैं। तो ये लास्ट दिसंबर में नवंबर इशू में एक नेचर कम्युनिकेशन एक अच्छा एक जर्नल है जिसमें हम लोगों का लैब का काम पब्लिश हुआ एंड उसमें उस काम में हम दिखाया था ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कैसे एक मतलब ब्रेस्ट से कैसे अदर ऑर्गन में फैलता है, उसका एक कारण का हम बदलाव किया था एंड उसमें एक प्रोटीन का हम डिस्कवरी किया था। मतलब जिस प्रोटीन का अगेंस्ट में बहुत सारे मतलब कुछ ड्रग्स है जिसका अगेंस्ट में वो इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वो इस्तेमाल कर पाएंगे तो उस प्रोटीन का अगेंस्ट में तो हम लोग एक टारगेटेड थेरेपी फॉर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हम अचीव कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन है एक EZH2 नाम का एक प्रोटीन है जिसको जो प्रोटीन ब्रेस्ट कैंसर फैलने के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, बड़ा कारण है। उस प्रोटीन को किसी हालत में हम लोग कोई ड्रग जैसे मॉलिक्यूल से ब्लॉक करने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर फैलना बंद हो सकता है, वो हम दिखाया था। एंड उसको बाद में फिर क्लिनिकल ट्रायल कर उसको फिर एज ए टारगेटेड थेरेपी रूप से TNBC के अगेंस्ट में क्लिनिशियंस लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोग का रिसेंट स्टडी है वो जो सजेस्ट किया था। तो इसमें हम लोग एक दिशा ढूंढा जिस दिशा का मतलब जो दिशा लेकर हम लोग आगे बढ़े तो ब्रेस्ट कैंसर का एक टारगेटेड थेरेपी का एक मतलब एहसास बन सकता है ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का। यही हम लोग का रिसेंट रिसर्च का एक इम्पैक्ट है। इसमें अगले 5-10 साल में जो थेराप्यूटिक जो विंडो और रेजिमेन है उसमें कुछ बदल आ सकता है एंड उसमें जनरल पेशेंट्स भी उसके लिए बेनिफिटेड हो सकते हैं। जी डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे श्रोताओं को ये सारी नई जानकारी बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी एंड मेरा दर्शकों को भी। सो दर्शकों के लिए यही बोलेंगे, इसके लिए मतलब अवेयरनेस बहुत जरूरी है एंड सही टाइम में इलाज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जाते जाते हम बताते हैं आपको बात पते की। क्या आप जानते हैं सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व होते हैं। ये था आज का विज्ञान की आवाज़। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है आशीष तिवारी ने।